नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ने पर। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जहां हम लास्ट 12 इयर्स के मतलब कि 2014 से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जहां हम रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और ये क्लास मंडे से लेके फ्राइडे तक 5 दिन होती है एंड सैटरडे संडे आप लोग छुट्टी का मजा ले सकते हैं। ठीक है। और आज इस क्लास का है डे थर्ड। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं, वाइट तो इधर कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ जी। तो यहाँ पे दिया गया है पहला क्वेश्चन। देखो, अभी तक हमने दो क्लासेस कंप्लीट कर ली है। तो हमने फर्स्ट क्लास में 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था एंड सेकंड क्लास में 10 से लेके 20 तक। आज हम 21 से लेके 30 तक सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। और आपको पता है कि इस लेक्चर को की जो टोटल टाइमिंग होती है वो 45 मिनट से लेके 1 आवर होती है ना। उसके पीछे का रीज़न है कि हम हर एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। और ये कोशिश करते हैं कि अगर कोई सेम ट्रिक्स है, सेम का मतलब आपको पता है, सेम ट्रिक्स है मतलब ऐसी ट्रिक्स जो हर साल यूज हो पाए, ऐसी नहीं जो आपको यूट्यूब पे हर जगह मिल जाती है कि अकड़म बकड़म कुछ भी बता दिया कि हाँ भाई ये लगा दो वो लगा दो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो इसलिए सेम ट्रिक्स की बात करेंगे जो कि हर साल एप्लीकेबल हो। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, इन मिडीवियल इंडिया द डेजिग्नेशन ऑफ महातारा एंड पट्टा किला वर यूज्ड फॉर। ठीक है, कि ये जो टर्म्स हैं ये किसके लिए यूज की जाती थी। तो देखो, वैसे तो यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स दिया है, विलेज हेडमैन दिया है, स्पेशलिस्ट इन वैदिक रिचुअल्स दिया है और चीफ्स ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स दिया है। ठीक है। बट अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखने की कोशिश करते कि पट्टा पट्टा आपको पता है कि कुछ लैंड से रिलेटेड होता है ना, लैंड से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज जो होगी वो लैंड से रिलेटेड ही होगी। बट लैंड लैंड से रिलेटेड दो चीज हो सकती है, मिलिट्री ऑफिसर्स एंड विलेज हेडमैन। इसका तो कोई मतलब नहीं है और इसका भी कोई मतलब नहीं है ना। बट हम इन सबको देखेंगे कि किसको क्या क्या कहते थे। तो अब आप आ गए दो ऑप्शंस पे। अब यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए, वो भी मिडीवल इंडिया में, आपको पता है कुछ टर्म्स यूज करी जाती थी, जैसे कि मनसबदार्स, मनसबदार्स, है ना। और इन्हें इनसे रिलेटेड और भी टर्म्स थी मनसबदार से रिलेटेड। कौन कौन सी थी? जत और सवार। जत किसे कहा जाता था कि ये जो मनसबदार्स होते थे इनको नंबर ऑफ ट्रूप्स को अपने पास रखना पड़ता था, ठीक है, मेंटेन करना पड़ता था नंबर ऑफ ट्रूप्स को, उसे जत बोलते थे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ट्रूप्स। और वहीं पर सवार क्या होता था? नंबर ऑफ हॉर्सेस। तो मनसबदार जो होते थे उन्हें जत और सवार सवार दोनों रखने पड़ते थे। तो ये क्या है? नंबर ऑफ हॉर्सेस। ठीक है। तो आपने इसके इससे रिलेटेड टर्म पढ़ी थी, तो आप वहां से थोड़ा सा दिमाग लगा के यहां तक पहुंच सकते थे कि विलेज हेडमैन होगा। बट फिर भी मैं कहूंगा हमेशा, अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी होती, है ना, तो आप डायरेक्टली वहां पे देखेंगे कि ये दोनों टर्म्स दी गई है ना। और एनसीईआरटीज में ही बाकी टर्म्स भी दी गई है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये मिलिट्री ऑफिसर्स को मनसबदार्स बोलते थे। बट अगर आपसे बोला जाए कि हेड ऑफ आर्मी क्या है, हेड ऑफ आर्मी के लिए क्या टर्म यूज की जाती थी? हेड ऑफ आर्मी, तो आपको पता होगा इसके लिए एक टर्म यूज करी जाती थी, मीर बख्शी, है ना। ओके। अब याद रखना कि ये भी आगे आया था क्वेश्चन, चलो अभी लिखवा देता हूँ पहले। विलेज हेडमैन इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या है? महातारा और पट्टा किला
ठीक है, ये डेजिग्नेशंस दी जाती थी विलेज हेडमैन को। किसे दी थी? विलेज हेडमैन को। बट दिल्ली सल्तनत में इनके लिए एक और टर्म यूज की जाती थी। ठीक है, वो टर्म क्या थी? वो टर्म थी मुकद्दम मुकद्दम एंड चौधरी। ठीक है, यही स्पेलिंग है चौधरी की। उस टाइम पर जो टर्म यूज करी जाती थी वहां पे चौधरी की ये स्पेलिंग थी, अब तो अलग हो चुकी है ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो स्पेशलिस्ट होते थे वैदिक रिचुअल्स में, ठीक है, इनको क्या कुछ नाम दिया गया था? ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पर मैं आपकी हेल्प के लिए चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, इनको बोला जाता था जे ठा का। ठीक है, इनके लिए एक टर्म यूज करी जाती थी जेठा का। अब देखो, आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है, उसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर एक चीज के बारे में पता हो। इस वजह से मैं यहाँ पर हर एक चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, वहीं पर अगर चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड्स आपसे मिडीवियल टाइम्स को छोड़ के एंशियंट टाइम्स में पूछ लिया जाए, एंशियंट टाइम्स में पूछ लिया जाए, तो इनको उस टाइम पर इनके लिए एक टर्म यूज करी जाती थी जिसे बोला जाता था श्रेणी। क्या किया बोला जाता था? श्रेणी। ठीक है, एक और टर्म है, एक और टर्म है इनके लिए जो यूज की जाती थी, उसको बोला जाता था प्रथमा। ठीक है, इधर ए आएगा, कुलिका। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, एक टर्म और है जो मैं आपको बताता हूँ, आपका ये काम है कि आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइए। ठीक है, क्यों? इससे मुझे ये भी समझ आएगा कि कितने लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं और कितना एंगेज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको 90% चीज़ें बताऊंगा, बट आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे 10% चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए, एक और वर्ड है, बंदा गंस। अब देखो, यहां से आप इसे समझ सकते हो बंद से। बंद, इधर से आप एक चीज याद रखना, स्लेव्स। ठीक है, स्लेव्स। बट ये कैसे स्लेव्स होते थे? ठीक है, चलो ट्रिक ट्रिक से ये तो याद हो गया कि ये स्लेव्स थे, बट ये कैसे स्लेव्स थे? ये स्पेशल टाइप के स्लेव्स थे, स्पेशल स्लेव्स। इन्हें क्यों खरीदा जाता था? स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विसेज। ठीक है, तो ये वो स्लेव्स हुआ करते थे जिन्हें परचेज किया जाता था स्पेसिफिकली मिलिट्री सर्विसेज को देने के लिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कहीं आपसे कुछ पूछा जाएगा तो वो इसी के अराउंड पूछा जाएगा, पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इसके बारे में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 22 में ये बोला गया है, और हाँ, ये हम 2014 का क्वेश्चन पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं, जो क्लासेस ले रहे रेगुलरली उन्हें पता है। बट अगर कोई नया देख रहा है तो मैं उसे बता रहा हूँ कि 2014 से हमने ऐसे स्टार्ट किया है एंड 2025 तक हम आगे जाएंगे। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि लिचन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, है ना, आगे आने वाले पेपर में भी आपको दिखेगा। तो इसीलिए लिचन के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बोला गया है लिचन्स विच आर केपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ। देखो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन वो रिलेशन होते हैं
जिसमें अगर दो, मान लो कि एक ऑर्गेनिज्म ए है और एक ऑर्गेनिज्म बी है, तो ए जो है वो बी का फायदा करवा रहा है और जो ऑर्गेनिज्म बी है वो ए का फायदा करवा रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो उस रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म है, दो से ज्यादा भी हैं, बट सब एक दूसरे का फायदा करवा रहे हैं, किसी को भी नुकसान नहीं हो रहा, उसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। तो यही बोला गया है कि जो लिचन है वो किसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना है। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, लिचन्स। लिचन्स हमेशा याद रखना कि ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना है दो ऑर्गेनिज्म के, जो कि कौन कौन से हैं, एल्गे और फंगाई। मतलब कि दो, एक एल्गे और एक फंगाई मिलकर आपस में सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखते हैं और उस उन दोनों को मिलाकर उस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लिचेंस का नाम दिया गया है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। अब लिचन से रिलेटेड आपको और क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि इन्हें पॉल्यूशन इंडिकेटर भी बोलते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत बार पीसीएस के एग्जाम्स में भी पूछा गया है और यूपीएससी ने भी आगे पूछा है। ठीक है, वो जब आएगा क्वेश्चन तो मैं आपको बताऊंगा। अब बोला गया कि अगर ये पॉल्यूशन इंडिकेटर है तो क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जहां पर भी आपको ऐसा दिखेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, वहां पर लिचन्स उगते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हाईली सेंसिटिव है, किसके लिए, हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव टू SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर कभी आगे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि ये कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट्स बनती है। और दूसरी बात, इसे पॉल्यूशन इंडिकेटर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव है टू SO2। ठीक है, तो कोई भी ऐसी जगह है जहां पर हाई SO2 लेवल्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड लेवल्स हैं, वहां पर लिचन्स ग्रो नहीं करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं थ्रू हिमालयाज, then you are likely to see which of the following plants naturally growing there। ठीक है, तो यहां पर आपको तीन प्लांट्स दिए गए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैच क्या था, मैं कैच आपको एक बताता हूं, जिससे देखो वहां पर बहुत मुश्किल है इन क्वेश्चंस को ऑन द स्पॉट सॉल्व करना उन लोगों के लिए जिन्होंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी और सही तरीके से नहीं पढ़ी। ठीक है, सही तरीका क्या है, इस क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आया कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं या ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ट्रीज कौन कौन से हैं। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो सैंडलवुड है, ठीक है, यहाँ पर बोला है हिमालयाज, मतलब माउंटेन रीजन की बात करी गई है। तो सैंडलवुड तो माउंटेन रीजन में मिलता ही नहीं है, ये कहाँ पे ग्रो होता है, ग्रोज इन ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इन इंडिया भी बोल देता हूँ। ठीक है, इन इंडिया मेनली आप देखेंगे तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कर्नाटका हो गया, है ना, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, है ना, यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सिर्फ ये पता होता, ये बेसिक एजुकेशन होती, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता कि सैंडलवुड
तो हमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलता है, तो माउंटेन रीजन्स में हो नहीं सकता। तो आप वहीं से अगर एलिमिनेट करना चाहते तो आपको पता चल जाता कि यहाँ पर तो दो ही ऑप्शन बचे। ठीक है, तो वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो रोहोडोडेंड्रॉन डेंड्रॉन जो है वो आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि ये भी टेम्परेट एरियाज में ग्रो करते हैं। टेम्परेट रीजन्स में आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पे ओक ओक तो मेरे को लगता है कि सबको ही पता होगा जिसने भी एनसीईआरटीज पढ़ी है कि हिमालयन रीजन में ये मिलते हैं, है ना। तो अब अगर आगे आपको कभी ये दिखे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपको टेम्परेट रीजन्स में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो और सैंडलवुड कहाँ देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अब इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आता है कि जब भी हम फॉरेस्ट वाला चैप्टर, ठीक है, पढ़ेंगे या फिर ये पढ़ेंगे कि माउंटेन रीजन में कौन से प्लांट्स है ये सब, तो हमें वहां पर उनके एग्जाम्पल्स को जरूर देखना है कि कौन सा प्लांट या कौन सा ट्री कहाँ कहाँ पर उग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला गया है कि which of the following are some important pollutants released by steel industry of India। ठीक है, अब जब भी ऐसा, देखो यहाँ पर कैच ये नहीं है कि स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, यहाँ पे ये है कैच कि ये है एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। अब जिसने पहले की क्लास ली है, मैंने उसे ये बोला था कि जब भी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आए और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं गैसेस से रिलेटेड या किसी ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप बस उसमें ये देखना कि स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या कोई ऐसी चीज है जो वहां पे हमें बिल्कुल नहीं मिल सकती। अब देखो स्टील इंडस्ट्री में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें से अलग अलग तरीके की गैस निकल रही है। ठीक है, और अगर आप बोल दो कि मुझे इनमें से लगता है ये नहीं निकलता, अगर आप मान लो, ठीक है, वैसे तो ये निकलती है बट मैं मान बोल देता हूँ कि आप मान लो, तो अगर कल को कोई उठ के ये बोले वहां जाकर कि नहीं, वहां पे 0.0000001% भी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखने को मिले हैं ड्यू टू एनी प्रोडक्ट जो वहां पे यूज किया गया, तो क्या यूपीएससी का आंसर गलत नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो जब भी आपको एनवायरनमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप उसमें बस इतना ढूंढो, क्या इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बिल्कुल ही नहीं हो सकती। अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं है तो आप हर एक ऑप्शन को राइट मानेंगे। ठीक है, यहां पर भी यही है कि इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट सारे ही हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी देखने को मिलता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी देखने को मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी देखने को मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलता है। पर क्या हमें सिर्फ इतना पढ़ के आगे बढ़ना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब जब स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इस बात को समझिए कि स्टील इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिलेबस का। ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। तो बहुत सारा डेटा तो आप नहीं याद रख पाओगे, तो इसीलिए बस इतना याद रखो कि जो टाटा स्टील है वो क्या थी? वो पहली पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट स्टील कंपनी थी, नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑल्सो ऑफ एशिया। ठीक है, तो इन एशिया। ओके, कौन से ईयर में लाई गई है? 1907 में। ठीक है, इतना आपको डेटा याद रखना है। और ऑक्साइड्स ऑफ, अब ना क्या है कि यहाँ पर मुझे पता था आप इन सब को तो सही मानेंगे, कहीं ना कहीं आपको बस इसी में कंफ्यूजन होती। तो बिल्कुल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे नाइट्रिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों ही गैसेस स्टील इंडस्ट्री से निकला हुआ एक पॉल्यूटेंट है। ठीक है, आपको ये याद रखना है।
ये कब ऐसा कब होता है, जब भी हाई टेम्परेचर में कंबशन होता है। हाई टेम्परेचर में कंबशन होगा तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमें देखने को मिलते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, COMBUSTION, कंबशन। ठीक है। अब देखिए एक और चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे तो स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड पूछ लिया, लेकिन आगे भी आप आने वाले एग्जाम में देखोगे जो पेपर्स हम करेंगे कि उसमें स्मॉग से रिलेटेड पूछा गया था कि स्मॉग जो है, ठीक है, स्मॉग आपको पता है ना, फॉग प्लस स्मोक से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? फॉग प्लस स्मोक। तो ये बोला गया है कि इसके जो प्राइमरी या फिर बोले इंपॉर्टेंट, इसमें कौन से पॉल्यूटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉग एंड इन एसिड रेन। इन दोनों में आपको दो मेन पॉल्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है उसे NOx लिखते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड भी आता है, NO भी आता है और NO2 भी आता है, और भी अगर ऑक्साइड है तो वो सब इसमें ऐड होते हैं। प्लस एक और है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये दो मेन पॉल्यूटेंट्स है जो आपको याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है? स्मॉग और एसिड रेन से रिलेटेड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं तब तक मैं पानी पी लेता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। ठीक है। अब इसके लिए ना, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये याद नहीं रखना था कि बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड कौन कौन से किंगडम है। आपको बस इतना एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए थी कि बुद्धा कहाँ कहाँ किस किस चीज के अराउंड घूम रहे थे, किन किन प्लेसेस में घूम रहे थे। ठीक है। अब एक मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पे ये ऐड किया है, आपको पता ही है ना, ये एनसीईआरटी का एक वो है, इमेज है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जो अ, जिन्हें हम कहते हैं बुद्धा हैं, वो किन किन एरियाज में घूम रहे थे? वो इन्हीं एरियाज में घूम रहे थे, मगध, माला, वैशाली, काशी, कोसाला। ठीक है, इन एरियाज में ही घूम रहे थे। ठीक है। और जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं ना, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उसमें एक ये है गंधारा और एक है अवंती। जिन एरियाज में आपको समझ में आ गया कि अगर इन एरियाज में बुद्धा अपनी पूरी लाइफ में थे तो वो इतना एक्सटेंड पे तो कभी गए नहीं। तो अगर आपने ये वाली इमेज पढ़ी होती, देखी होती, तो आपको ये बात समझ में आती कि यहाँ थे बुद्धा, यहाँ तो नहीं थे। तो अब आप क्या कर सकते थे कि आपको एक बात तो समझ में आ गया कि ये तो एक्सट्रीम नॉर्थ है यार, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो यहीं से आपके दो ऑप्शन कट जाते, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। प्लस आपको पता है अवंती नीचे की तरफ है, वहां कभी गए नहीं। अगर आपको अब ये भी नहीं पता होता ना कि कोसाला गए या मगधा गए, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर देते, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर है इस इमेज को देखकर कि हाँ जी वो तो सिर्फ यहाँ पे थे, इतने इस एक्सटेंट तक तो कभी गए नहीं थे, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, और उनकी जो इमेजेस हैं उनको पढ़ना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से आपको पता चल जाएगा द राइट आंसर इज 3 और 4। बट क्या यहीं पे रुक जाना है? नहीं। अब जब हमसे एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है तो क्यों ना हम उन किंगडम्स को देख ही लें जहां जहां पर वो गए थे। तो पहला क्या मैंने आपको बताया? कोसाला, फिर मगध, ठीक है, वैशाली, वज्जी, मला, ठीक है, एंड काशी। ठीक है। तो अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसे देख लेना, ठीक है, डायग्राम को, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस अब जब बुद्धा के बारे में मतलब कि इधर लिखा ही हुआ है तो क्यों ना हम थोड़ा सा बुद्धा की लाइफ के बारे में देख लें, है ना, रिवीजन हो जाएगा बस, और तो क्या ही है। बुद्धा,
इनका जो जन्म हुआ, कब हुआ था इनका जन्म? 563 बीसी में। ठीक है। कहां पर हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुआ? लुम्बिनी। कहां पर है जी? नेपाल में। इनका बचपन का नाम क्या था? इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। कौन सी क्लैन से ये बिलोंग करते थे? शाक्य क्लैन। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 29 ईयर्स की उम्र में अपने सारी चीजों को छोड़कर, अपने किंगडम को छोड़ के, हर चीज को छोड़कर ये चल दिए। ठीक है, 29 ईयर्स की एज पे। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? महा और हाँ जी, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, द ग्रेट रिनंसिएशन। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ये जब घर से निकल गए, तो उसके बाद इन्हें एनलाइटनमेंट कब मिली? 35 ईयर्स की एज पे। 35 ईयर्स की एज पे इन्हें एनलाइटनमेंट मिलती है। जब क्वेश्चन आएगा ना उससे रिलेटेड, कि जो बुद्धिज्म है उससे रिलेटेड कौन कौन से आप जैसे देखते हैं कि महायान, हीनयान, ये सारी चीजें हम देखेंगे जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अभी डायरेक्ट बुद्धा से रिलेटेड है, तो इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो इनको एनलाइटनमेंट मिली कहाँ पर? अंडर बोधि ट्री। ठीक है, ये कहाँ पर है? बोध गया। ओके। अब उसके बाद इन्होंने, इनका फर्स्ट सेरेमन कहाँ हुआ? फर्स्ट सेरेमन कहाँ हुआ? सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में हुआ। तो ये जो फर्स्ट सेरेमन दिया, इसको क्या बोला जाता है? तो आपको पता है, धर्म चक्र प्रतवर्तना। ठीक है। अब लास्ट में एट द एंड डेथ होती है इनकी। ठीक है, किस एज में इनकी डेथ होती है? एज क्या आती है उस टाइम पर? 80 ईयर्स। ठीक है, कहां पर हुई? खुशीनगर। खुशीनगर कहां पर है? यूपी में। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को, जो डेथ का प्रोसेस था, उसको क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बुद्धा से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इसको प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना, यहाँ से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। क्या पता अगली बार आपको नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ या फिर ईस्ट से वेस्ट लगाने के लिए बोल दें कि आप जितने भी ये महाजन पथ थे, इन्हें आप इस ऑर्डर में लगाइए। तो इस वजह से आप एक बार इसको देख लेना, मैं आपको, ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, इस तरीके से यहाँ यहाँ पर ये सारी डायनेस्टीज तो नहीं बोलेंगे पर महाजन पथ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, एवरी ईयर a month-long ecological important campaign festival is held during which certain communities, tribes plant saplings of fruit-bearing trees. Which of the following are such community tribes? देखो, उस टाइम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था। बट अब हम इस क्वेश्चन से क्या निकाल सकते हैं? क्वेश्चन ये है, हम इस क्वेश्चन से ये निकाल सकते हैं कि जो ये भूतिया ट्राइब है, ये कहाँ मिलती है?
सिक्किम में। और इससे ही रिलेटेड एक नाम है, याद रखना, ये भूतिया है, वो भूतिया है। ठीक है, भूतिया। ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं भूतिया? उत्तराखंड। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ। वहीं पे बात करें, ये जो लेपचा ट्राइब है, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये भी सिक्किम में ही देखने को मिलती है। पर मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि सिक्किम प्लस दार्जिलिंग में ये देखने को मिलती है। ठीक है। वहीं पर जो गोंद ट्राइब है, वो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? गोंद और कोरकू ट्राइब। तो ये हमें देखने को मिलती है एमपी वाले एरिया में, प्लस महाराष्ट्र वाले एरिया में, प्लस छत्तीसगढ़ वाले एरिया में, प्लस आंध्रा। ठीक है, इन एरियाज में हमें देखने को मिलती हैं दोनों ही। ओके। फिर आता है इरूला और टोडा ट्राइब। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है नीलगिरी। देखो, टोडा ट्राइब थोड़ा और मैं बताऊंगा आपको। चलो पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं इरूला के लिए सिर्फ बताता हूँ। ये आपको मिलेगी नीलगिरी हिल्स। कौन सी वाली? ऑफ तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु वाले एरिया में ये प्रोमिनेंट है। पर जो टोडा है, वो भी आपको नीलगिरी हिल्स में मिलेंगे। नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु। पर तमिलनाडु से लगे हुए इलाके जो हैं कर्नाटका के और केरला के, वहां पर भी टोडा ट्राइब देखने को मिलती है। ठीक है। तो अगर ओवरऑल तरीके से देखें, तो कहीं ना कहीं ये हमें नीलगिरी हिल्स में ही देखने को मिलती है, दोनों इरूला और टोडा। वहीं पे सहारिया और अगारिया की बात करें, तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती है? वो इलाके जो एमपी और यूपी के जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम बस इतना ही निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर कोई भी फेस्टिवल है वो न्यूज में है, ठीक है, उस टाइम पर, तो वो आप पढ़ेंगे। इन चीजों पर इतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हाँ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अब 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो वो ऐसे देंगे ही ना, जो एकदम आउट ऑफ द ब्लू है, जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होंगे, तो उनको दिल पे नहीं लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ जी। अब देखिए, ये क्वेश्चन उस टाइम के हिसाब से रेलेवेंट था, इस टाइम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। अगर उस टाइम के हिसाब से भी, पता है कैच क्या था? ये टूथपेस्ट वगैरह तो चलो फालतू की चीज थी, बस आपको ये देखना था कि जो सेल्स टैक्स है, वो कौन इम्पोज करता है और कौन कलेक्ट करता है। मतलब ये बेसिक एजुकेशन के ऊपर था, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर था ये क्वेश्चन, कि क्या पता है बच्चों को कि सेल्स टैक्स को कौन इम्पोज करता है और कौन कलेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या था? टैक्स इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। और शायद मैंने ऊपर का आंसर नहीं बताया आपको। हाँ जी, तो इसका आंसर था बी। ठीक है, गोंद एंड कोरकू थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको उस टाइम के हिसाब से इम्पोर्टेंट था, अब इतना इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। तो इसको आप अगर लीव भी करना चाहे तो कर सकते हैं। बट तब वो आपकी नॉलेज चेक करना चाह रहे थे कि सेल्स टैक्स जो है, कौन इम्पोज करता है और कौन कलेक्ट करता है। तो आपको पता होना चाहिए था कि इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये है इम्पोर्टेंट। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है? ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम ऑप्शन देख लेंगे। वेंचर कैपिटल, मान लो एक कंपनी या एक स्टार्टअप है ए। मान लो मैंने शुरू किया है ना? मेरा नाम आयुष है, मैंने एक कंपनी शुरू करी अपने ही नाम से। और मेरा एक स्टार्टअप है ये, जिसमें मैं चाहता हूँ कि मुझे इस अपने बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड करना है। तो अब मेरे पास क्योंकि इतनी कैपिटल नहीं है, इतना पैसा नहीं है, तो मैं क्या चाहूंगा कि मुझे कोई ऐसे लोग आकर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब याद रखना ये एक स्टार्टअप है। ओके। तो अब मैं क्या करूंगा? मैं अपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट के तौर पर, ये मान लो ये एक्स है,
इनको क्या दूंगा, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे और मैं इन्हें दूंगा इक्विटी अपनी कंपनी की। ठीक है। अब इक्विटी आपको पता है लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है। तो इसको अगर ये जो ऐसा कर रहा है एक्स, ये जो एक्स है ये क्या कर रहा है, एक स्टार्टअप में, एक नए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसके बदले, इक्विटी के बदले। इक्विटी क्या है, लॉन्ग टर्म है। अब जरा आप ऑप्शन पे आओ। ऑप्शन पे आपको दिखेगा क्या ये शॉर्ट टर्म कैपिटल है। मैंने अभी बोला मैं इक्विटी दे रहा हूं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल कैसे हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। उसके बाद आओ कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल है, लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टार्टअप कैपिटल है, प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। चलिए ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फंड्स प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज एट टाइम ऑफ इनकरिंग लॉस, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं ये तभी करते हैं जब एक कंपनी छोटी है और नई है, मींस कि ये एक स्टार्टअप है। ठीक है। उसके बाद बोला गया फंड्स प्रोवाइडेड फॉर रीप्लेसमेंट एंड रेनोवेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बिल्कुल भी नहीं। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब वेंचर कैपिटल के बारे में आपसे और क्या पूछा जा सकता है, वो ये पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट है। तो आपको याद रखना है ये हाई हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्यों पूछा जा सकता है, अब आपसे एक बार पूछ लिया वेंचर कैपिटल क्या है, तो अब इससे रिलेटेड आगे आकर स्टेटमेंट में या कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ पूछेंगे। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है क्यों है हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड, क्योंकि आपको समझ में आ गया यार एक स्टार्टअप है, नहीं पता ये कैसे एक्सपैंड करेगा, कैसे ग्रो करेगा, क्या पता ग्रो ही ना करे, क्या पता इसकी मांग ही ना हो, तो इस वजह से रिस्क तो है। पर अगर चल गया तो आप सोचो इक्विटी मेरे पास है तो मुझे रिवॉर्ड भी बड़ा मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बोला गया है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 12th 5 ईयर प्लान का। ओहो हो। अब देखो 12th 5 ईयर प्लान पूछा है तो हो सकता है आगे आने वाले सालों में फर्स्ट पूछ ले, सेकंड पूछ ले, एट्थ पूछ ले, है ना। तो सारे तो करूंगा मतलब कि सारे तो करने जरूरी नहीं है, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब इस 12th 5 ईयर प्लान का आंसर आपको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, जब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 5 ईयर प्लान्स बता दूंगा। ठीक है। और सिर्फ सब कुछ नहीं याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखना है। जैसे कि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ईयर प्लान था, ठीक है, ये कब आया था, 1951 से 56 तक। ओके। अब ये किसके ऊपर बेस्ड था, ये एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहा था। ठीक है, एग्रीकल्चर को टारगेट कर रहा था। ओके। क्या इसको कोई नाम भी दिया गया, हाँ जी बिल्कुल इसे नाम दिया गया था हेरोड डोमर मॉडल। ठीक है। और इसी टाइम पर आपको भाखड़ा नंगल डैम बनता हुआ दिखा था। ठीक है। अब इसके बाद है सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसको कब लॉन्च किया गया, 1956 से 61 तक। ओके। ठीक है, ये जो है इस प्लान को पीसी महाल नोबिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां पर बात करी गई थी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज में इंपॉर्टेंट है जो इस पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान के बारे में लिखनी चाहिए थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो डायरेक्ट है फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, ये कब आया था, 1969 से 74 के बीच में।
ठीक है। यहाँ पर क्या बात करी गई थी, यहाँ पर ना इस प्लान को बोला जाता था कि इट वॉज बेस्ड ऑन गडगिल फॉर्मूला। तो मैं सिर्फ यहाँ पे गडगिल फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि हमें पॉइंटर्स याद करने हैं बस, ठीक है। फॉर्मूला, ठीक है। इस टाइम पर फोर्थ 5 ईयर प्लान के टाइम पर 14 नेशनल बैंक्स को 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। तो ऐसे लिखता हूँ, 14 मेजर बैंक्स को वर नेशनलाइज्ड, ठीक है। प्लस अभी लास्ट क्लास में ही आपने एक प्रोजेक्ट देखा था जिसकी मिनिस्ट्री पूछी गई थी वहां पर, ठीक है। तो वो कौन सा था? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। वो भी इसी प्लान के टाइम पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे आते हैं। इसके बाद है एक पॉइंट है फिफ्थ में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जो इम्पोर्टेंट है। वो कब, पहले तो बता दो कब लॉन्च हुआ था। तो ये लॉन्च हुआ था 1974 से 78 तक। आई होप आपको पीछे से बच्चों की आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, क्योंकि मुझे बहुत आ रही है एंड थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हो रही है। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये जो गरीबी हटाओ है इसका स्लोगन दिया गया था। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। उसके बाद एट्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। जो एट्थ 5 ईयर प्लान है वो लाया गया 1992 से 90 एक मिनट, 1992 से 97 तक, ठीक है। हुआ क्या था कि इससे पहले ना एनुअल प्लान्स आए थे। एनुअल प्लान्स, ये यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद बता रहा हूँ, एट से पहले एनुअल प्लान्स आए थे। कब कब के लिए? 1990 से 92, ठीक है। 1990 से 92। और आपको पता है 91 में इसी टाइम पर एलपीजी पॉलिसी आई थी, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद ही जो ये एलपीजी फॉर्मूला था या फिर एलपीजी पॉलिसी थी, इसको एट्थ 5 ईयर प्लान जो है उसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो उसी उसी की वजह से यहां पर फोकस किया गया, फोकस्ड ऑन मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके इसके ऊपर फोकस किया गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है नाइन्थ, ठीक है। कुछ कुछ ही पॉइंट्स है, जो सब कुछ तो याद नहीं होता ऑब्वियसली, वहां पे इतना प्रेशर होगा, सब कुछ याद कैसे होगा। इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बस मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। 1997 से 2002 तक आया ये, ठीक है। इधर जो है एक मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को याद कर लेना बस, क्योंकि वो डायरेक्टली पूछी जा सकती है कि इस बारे में कौन से 5 ईयर प्लान में बात करी गई थी, ठीक है। तो ऑफर्ड सपोर्ट फॉर सोशल फेयर्स टू टू कैसे लिखे थे टू अचीव लिखते हैं, टू अचीव कंप्लीट। याद रखना कंप्लीट लिख है, यहां पर बोला गया, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, यहां पर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात करी गई थी, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखना कि कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी की बात कब करी गई, नाइन्थ 5 ईयर प्लान में। इसके बाद डायरेक्टली हम आएंगे इलेवेंथ पे, इलेवेंथ 5 ईयर प्लान पे, जो कि कब से कब तक था, सेकेंड लास्ट 5 ईयर प्लान था ये, 2007 से 2012 तक। हाँ जी। तो इसकी जो मेन थीम थी ना,
मेन थीम याद रखनी है लास्ट टू की। मेन थीम जो इसकी थी वो थी रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और वहीं पर अब आया आपका 12th 5 ईयर प्लान जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये कब से कब तक थी? ये बीच में डिसकंटिन्यू कर दी गई थी क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो ये 2012 से 2017 तक के लिए थी। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मेन थीम क्या थी इसकी। फास्टर, अब जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड है। फास्टर, मोर इंक्लूसिव, इंक्लूसिव प्लस एक और चीज बोली गई साथ ही साथ। ऊपर तो हमने देख लिया था इंक्लूसिव है, रैपिड एंड फास्टर जो भी है वो सब कुछ है, बट एक और चीज इसमें ऐड करी गई, सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ। तो पता है कैच क्या था कि सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कब पहले करी गई थी 12th 5 ईयर प्लान में? तो बस आपको ऑप्शन में यही देखना था कहाँ पे सस्टेनेबल ग्रोथ लिखा है। तो अब दो थे, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ है या फिर फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव है। तो अभी मैंने आपको बताया कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। तो ये इसका मुद्दा था जो आपको पता होना चाहिए था। ये एकदम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। बट इससे हमें एक बात समझ में आई, और आपने 24 और 25 जो है 2024 और 2025 के एग्जाम में भी देखा होगा, आपसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं वो। तो इसीलिए सब कुछ याद नहीं कर सकते, बट यार एक पेज तो याद कर सकते हैं 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। तो इसीलिए आप इस पर फोकस करना और इसे याद करने की कोशिश करना। और एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसके बाद कुछ रोलिंग प्लान आए थे, फिर एनुअल प्लान्स आए थे। तो बस आप एक बार ये देख लेना कि कौन से 5 ईयर प्लान के बाद ये रोलिंग प्लान आए, कौन से 5 ईयर प्लान्स के बाद एनुअल प्लान्स आए। ये तो मैंने लिखवा दिया एक आपको। यहाँ पे आप लिख लेना जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके बाद भी वो जैसे हम कहते हैं कि रोलिंग प्लान्स आए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी याद करना। और अब इन क्वेश्चंस को देख के ही आप क्या करना, आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना। ठीक है, हर चीज़ को याद करने की कोशिश कोशिश मत करना। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से याद करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता है ना? हम इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेड करते हैं। तो कौन से वो ट्रेड्स हैं जो कि करंट अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं? ठीक है, क्योंकि बहुत से ट्रेड इनविजिबल भी होते हैं और विजिबल भी होते हैं। तो अब इसके लिए आपको एक चार्ट पता होना चाहिए। अगर आपको वो चार्ट पता होता तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इधर लिखता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसको इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक क्या होता है, कैपिटल अकाउंट। एक बार आपने ये याद कर लिया ना, उसके बाद आप इन क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम आपको होगी ही नहीं। ठीक है, तो बस एक ये चार्ट जो है इसे बना लेना या आप पीडीएफ ले लेना। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी जैसे ही 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये जो है चैनल आयुष रैना टॉक्स, ये मेरा पर्सनल चैनल है। आप मुझे यहाँ पर आकर मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ के कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको रोज़ ये लेक्चर्स मिलेंगे। प्लस मैं आपको मंथली करंट अफेयर्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में करवाने वाला हूँ। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक, और मैं जून से कवर करना शुरू करूँगा। ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ लास्ट में जाके करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, और एंड तक आते आते आपको एट दी एंड मोमेंट पर आपको उन्हें याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके दिमाग में पहले ही सब कुछ होगा।
ठीक है। तो अब चलिए इसकी तरफ चलते हैं, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट की तरफ। तो करेंट अकाउंट जो है उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। एक तो आपको देखेगा जो विजिबल ट्रेड होता है ना, सामान का, मर्चेंडाइज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? जैसे आपके एक्सपोर्ट हो गए, है ना, इंपोर्ट्स हो गए ऑफ गुड्स। ठीक है। एक होते इनविजिबल। इनविजिबल में क्या क्या आता है? अब इनविजिबल में आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, वो तीन चीजें कौन कौन सी है? सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगी सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज कैसी? देखो, अब मैं किसी का काम कर रहा हूँ ग्लोबल लेवल पर, वो गुड्स की तरह तो है नहीं जो दिखेगा कि आदान प्रदान हो रहा है किसी चीज का। सर्विसेज क्या है? मैं किसी के लिए काम कर रहा हूँ, इनविजिबल वर्क है। ठीक है, तो इस वजह से जैसे आप देखोगे बैंकिंग में, बैंकिंग एक सर्विस है। ठीक है, वैसे टेलीकॉम है। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो इनविजिबल होती है, इसलिए उसे इनविजिबल में रखा गया है। एक है फैक्टर इनकम। ठीक है, फैक्टर इनकम में क्या क्या आएगा? जैसे कि एम्प्लॉयज को जो कंपनसिएशन दिया जाता है, एम्प्लॉयज का कंपनसिएशन। ठीक है, एम्प्लॉयज का कंपनसिएशन हो गया, या आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इनकम। अब ये जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ना, इसमें कुछ भी आ सकता है, लाइक उस जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उससे आपको जो प्रॉफिट हो रहे हैं। ठीक है, उसमें आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा हो। ठीक है, जैसे कुछ परसेंट इंटरेस्ट होता है ना, इतना अमाउंट दे दिया फिर उससे पैसा आ रहा है। या फिर आपके डिविडेंड हो ऑन द एसेट्स एब्रॉड। ठीक है, ये होगा। या फिर थर्ड है इनविजिबल में ट्रांसफर्स। ठीक है, ट्रांसफर्स में क्या क्या आ जाएगा? ट्रांसफर में आपके आ जाएंगे कोई गिफ्ट दिया गया हो। ठीक है, ग्रांट्स दिए गए हों, या फिर रेमिटेंसेस हो। सबसे बड़ा तो यही है, रेमी, डबल एम आएगा, रेमी टांसेस हो, है ना। रेमिटेंसेस तो आपको पता ही है कि सबसे ऊपर रेमिटेंस में कौन है? हमारा इंडिया है, सबसे ज्यादा रेमिटेंस आते हैं। उसके बाद कौन है? मेक्सिको है ना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये थोड़ा करंट अफेयर की चीज थी। ये सारी चीजें किस में आएगी? करंट अकाउंट में। वहीं पे कैपिटल अकाउंट की बात अगर मैं करूं, ऐसे लिखता हूँ, कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आती है अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है जैसे कि एफडीआई, एफपीआई, वो सारी इसमें इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, वहीं पर क्या पता आपने बाहर से लोन लिए हैं, उसको भी इसमें ऐड किया जाएगा। ठीक है, मैं कंट्री के लेवल पे बोल रहा हूँ। फिर आपकी कोई बैंकिंग कैपिटल है, कैपिटल। ठीक है, बैंकिंग कैपिटल की बात चल रही है, ये वाली बैंकिंग सर्विसेज की बात नहीं चल रही। ठीक है, बैंकिंग कैपिटल। ठीक है, जैसे कि एनआरआई के डिपॉजिट हो गए, या फिर एसडीआर करेंसीज हो गई, वो हो गई, मतलब वो सारी चीजें इसमें होंगी। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन पे आओ उधर। अब आप देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट में पूछा गया है, तो आपको पता है कि हाँ, मर्चेंडाइज तो होता है, ट्रेड तो होता है।
और इनविजिबल्स भी होते हैं। चलो पहले ये देख लो 1 और 3 कहाँ पर है। तो 1 और 3 तो एक ही ऑप्शन में है, ठीक है, तो वहीं से हो जाएगा। बट फिर भी देख लेते हैं। अब ये तो एसेट्स की बात कर दी ना, एसेट्स तो कैपिटल में आएगा, ठीक है, तो ये तो कैपिटल में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। एसडीआर अभी मैंने आपको बताया था, जो बैंकिंग कैपिटल है, चाहे वो एनआरआई डिपॉजिट है, एसडीआर हो गए, वो सब किस में आएंगे, वो सब किस में आएंगे, वो आएंगे हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो इन दोनों को हटाकर बाकी दोनों है, एंड सी विल बी आर करेक्ट आंसर। तो आज के भी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में, आज देखो ये वीडियो आपको फ्राइडे को मिलेगी, ठीक है, ये थर्ड वीडियो है। अब डायरेक्टली जो आपको वीडियो मिलेगी वो मिलेगी अब मंडे को, है ना, सैटरडे संडे को नहीं मिलेगी। अगर जो भी ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो इन 2 दिनों में, अगले 2 दिनों में फर्स्ट 2 वीडियोस भी देख लेना। अब आपको जो ये वीडियो मिलेगी मंडे को मिलेगी, मैं 2 PM पे इसे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको ये 2 PM पे मिल जाएगी। मंडे से लेके फ्राइडे तक आपको ये वीडियोस मिलेंगी, ठीक है, कब, 2 PM पे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।